तो हिंसा के पीछे वजह क्या, वहाँ हिंसा क्यों है? देखिए, हिंसा इसलिए है क्योंकि वहां लोगों में जागरूकता सबसे ज्यादा है। लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। जहां जागरूकता होगी वहां लोग अपनी झोपड़ी भी बचाने के लिए लड़ेंगे। वहां लड़ने वाले कौन लोग हैं? सामान्य झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, खेतिहर मजदूर लोग, वे लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि दैनंदिन मजदूरी की समस्या है ये। आप यहां से समझिए। आप, हम लोग इस बात को यहां बैठ के नहीं समझ सकते क्योंकि हमने कभी उस वर्ग को सेंटर में रख के कभी डिस्कस ही नहीं किया। आप एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं। ममता क्यों पूरी की पूरी किसान सभा को, जिसके के 1 करोड़ से अधिक मेंबर थे बंगाल में, क्यों हजम कर गई? बड़े पैमाने पर लैंड रिफॉर्म लागू किया गया, जगह जगह खेतिहर लोगों के लिए जमीनें बांटी गई। इसके बावजूद लेफ्ट फ्रंट की किसान सभाएं गांव से गायब हो गई, सीपीएम के ऑफिस गायब हो गए। क्यों? सिर्फ एक छोटी सी चीज। हमने कभी सोचा ही नहीं कि लैंड रिफॉर्म से इंडस्ट्रियलाइजेशन को मदद नहीं मिलेगी बल्कि और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और यह चीज सबसे पहले पिकअप की ममता ने, और ममता ने इस चीज को सिंगूर के जरिए इशू बना दिया। अब एक चीज जान लीजिए, और ये जब इशू बना तो उसमें जो ममता के आने के बाद क्या काम हुआ, जिसकी वजह से उसका गांव में बेस है। गरीबों के लिए, किसानों के छोटे छोटे परिवारों के लिए घर बनाने के लिए 50-60 हजार रुपया दिया गया और बड़े पैमाने पर बांटा गया वो, और वो रियल सेंस में वितरित हुआ है। वो, मैं ममता का सबसे बड़ा आलोचक रहा हूं, लेकिन मेरी मुसीबत यह है कि जो काम हो रहा है नीचे जमीन पर वो तो मैं देखूं। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेफ्ट फ्रंट 34 साल रहा। लेफ्ट फ्रंट ने किसी भी विश्वविद्यालय के रिनोवेशन पर फूटी कौड़ी खर्च नहीं की। लेफ्ट फ्रंट 34 साल रहा, लेकिन आपको कलकत्ते में जाइए, आपको पेशाब घर नहीं मिलते रोड पर, आपको पानी की नल नहीं मिलती थी रोड पर। ममता के आने के, अब इसके लिए तो मार्क्सवाद की जरूरत नहीं है। सामान्य नागरिक सुविधाओं के लिए आप पुरुलिया जहां सबसे ज्यादा वोट से जीतते थे, पुरुलिया में कोई सिनेमा हॉल नहीं, कोई पेशाब घर नहीं। मीटिंग कितनी हो रही है? 5-5 लाख की, 10-10 लाख की, लाखों से जीत रहे हैं हम लोग। ये क्या हो रहा है? ममता ने एक छोटा सा काम किया जगह जगह। आप देखिए, आप पूछिए प्रभाकर जी से, मैं तो बीच बीच में जाता हूं तो मैं देखता हूं, मेरे रहते हुए वहां 2011 में जब ममता आई तो पहला काम यह हुआ, जगह जगह बस स्टैंड। अब आप सोचिए, कलकत्ते में आप खड़े हैं, रोड पर खड़े हुए हैं, बस स्टैंड नहीं है। आप लैंप पोस्ट के नीचे खड़े हुए, बस स्टैंड नहीं है कहीं भी बने हुए। आज हर जगह बस स्टैंड है और हर जगह पेशाब घर है और पानी की सुविधा है। मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, ये बात आपसे, जो ट्रेडिशनल पानी की सुविधा थी वो बंद नहीं की गई कलकत्ते में, वो आज अभी भी जारी है, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था की गई। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तमाम किस्म के विश्वविद्यालयों के रिनोवेशन पर बेशुमार पैसा खर्च किया उसने। थर्ड चीज जिसकी वजह से उसका जनाधार है, मैंने 28 साल नौकरी की है, लेफ्ट फ्रंट ने कभी भी केंद्र के बराबर मुझे डीए नहीं दिया। मैं 16 साल प्रोफेसर रहा हूं, जानते हैं मैं जिस ग्रेड में प्रोफेसर था, मुझसे ज्यादा पैसा गोरखपुर का प्रोफेसर पाता था, 60,000 रुपया महीना, और मैं 60,000 रुपया कम पर काम करता था। ग्रेड मेरा एक ही था। तो आप बताइए मुझे, जब ममता आई तो उसने सबको डीए धीरे धीरे बढ़ा के लेवल पर ले आई वो, और आपका जो ड्यूज था वो सबको दिया, तो अब उसकी कर्मचारियों में दखल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसकी साख बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये जो सामान्य किस्म की चीजें हैं, देखिए इसने क्या किया कि लेफ्ट का जो ट्रेडिशनल जनाधार था उसे खत्म कर दिया। दूसरी चीज जो बहुत ही क्लियर कट मैसेज है, मैं जो जिसको कि आपने जो बार बार उठा रहे हैं आप, हिंसा नहीं रुकेगी। हिंसा नहीं रुकेगी। कारण क्या है कि हिंसा एक इनबिल्ट फिनोमिना है डेमोक्रेसी का। पिछले इमरजेंसी के बाद के दौर से हिंसा नहीं रुकेगी, और खासतौर पर बंगाल में नहीं रुकेगी। रही बात इसकी कि ये अलायंस नहीं होगा, मैं थोड़ा सा प्रभाकर जी से बहुत असहमत हूं। आप याद कीजिए प्रभाकर जी, खाली कि कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में जो हिंसा हुई है उसमें ऑफिशियल डाटा है 65,000 लोग मारे गए, जिसमें सबसे अधिक कांग्रेस के लोग मारे गए और उससे कम जो है सीपीएम के लोग मारे गए। और इसके बावजूद इन लोगों के बीच में 2011 के बाद अलायंस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं है, डेमोक्रेसी में कोई आश्चर्य नहीं है कि ममता के साथ में जो इतने कटु संबंध हैं, परिस्थितियां मजबूर करें और लेफ्ट इस बात को रियलाइज करे, सीपीएम स्पेशली रियलाइज करे। और मेरा पूर्ण विश्वास है आज नहीं तो कल
जब 2005 था ना, मेरा तब भी मानना था कांग्रेस के साथ अलायंस कीजिए, तब ये अलायंस नहीं कर रहे थे, अधीर चौधरी को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन अलायंस किया। मैं जो चीज रखना चाहता हूं, डेमोक्रेसी में जब फासिज्म का खतरा बढ़ा हुआ है, सर्वसत्तावादी ताकतों का खतरा बढ़ा हुआ है, तो वैसी स्थिति में कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स। आपको अपने पार्टी प्रोग्राम के बाहर निकल के समझौते करने पड़ते हैं, और ये समझौते किए बिना आप नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे सकते। जी नागेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूँ, समय कम है लेकिन फिर भी हम चाहेंगे 2 मिनट में समेट दें, या आप अपना समय ले। ये जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि हिंसा को रोका नहीं जा सकता, हिंसा तो होगी, लेकिन एक और बात है कि एक और बात जो है वो ये दूसरा कि जो राष्ट्रीय विपक्षी एकता की जो बात चल